नेक्स्ट लेक्चर है आज का एक्यूपंक्चर के हवाले से कि प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एक्यूपंक्चर पॉइंट्स, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं या एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की आप सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस बेस पे करते हैं, और कौन कौन से पॉइंट्स या उनको क्लासीफाई किस बेस पे किया जाता है, उनके यूजेस क्या होते हैं सिलेक्शन के एक्यूपंक्चर के। तो ये तमाम चीज़ें देखेंगे। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ऑर्गन का लिंक होता है हमारी सुपरफिशियल बॉडी के साथ। सुपरफिशियल बॉडी या स्किन पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका इंटरनल ऑर्गन के साथ लिंक होता है। हम एक्यूपंक्चर में उन्हीं को स्टिमुलेट करते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है वो इंटरनल ऑर्गन पे ले रहे होते हैं। अब जो भी डिजीज़ होगी वो सबसे पहले ऑर्गन में स्टार्ट होने से पहले जो उसकी सिम्टम्स होती हैं वो हमें चैनल में मिलती हैं, और चैनल के स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, जिनको अभी हम डिस्कस भी करेंगे, जिनको आप अलार्मिंग पॉइंट्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है एक्यूपंक्चर पॉइंट का वो ये कि जिस आर्गन का मसला है या जिस आर्गन के टिश्यूज़ का मसला है आप उसी को सिलेक्ट करते हैं, उसी के पॉइंट्स को पहले सिलेक्शन या प्रेफरेंस दी जाती है। अब इसकी एक एग्जांपल है कि जो आर्थराइटिस होता है रिस्ट का, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिस्टल पॉइंट या उसके साथ साथ नियर बाई वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट LI4। इसी तरह हम बाकी भी चैनल हैं, लंग्स का चैनल है यहाँ पे, पेरिकार्डियम का चैनल होता है यहाँ पे, तो उनको भी साथ साथ स्टिमुलेट कर रहे होते हैं या उनके पॉइंट की भी सिलेक्शन क्या होती है कि कर रहे होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन का अगर मसला है उसके साथ हम पहली बात तो ये कि लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट लगाएंगे, और उसके साथ जो इंटरनल लिंक होता है लंग्स का, हमने पेयर पढ़े थे, तो लार्ज इंटेस्टाइन का तो लगाएंगे लेकिन लंग्स का 9 नंबर पॉइंट भी लगाएंगे, 7 नंबर पॉइंट भी लगाते हैं दोनों। ठीक है, ये रिस्ट ऑफ अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ रिस्ट हो तो तब लगाते हैं। मेन ये कि पहला प्रिंसिपल यही होता है कि जिस आर्गन का मसला होता है हम उसी आर्गन के रिलेटेड क्या करते हैं कि पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, डिस्टल पॉइंट लगाते हैं। दूसरी बात ये कि आपने जब भी एक्यूपंक्चर पॉइंट को सिलेक्ट करना है या जोन सी डिजीज मैनेज करनी है उसमें ये कि आप पहली बात तो उसके रिलेटिव पॉइंट लगाते हैं, डिस्टल पॉइंट्स लगाते हैं और एडजेसेंट पॉइंट लगाते हैं, यानी कि उसके साथ साथ या जो करीब पॉइंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। ये उसूल होता है दूसरा। तीसरे नंबर पे ये होता है कि मेन जो हमें रिसर्च मिलती है, पहली बात तो एक लोकल पॉइंट आपने लगा दिया, जिस एरिया का मसला था उस पर आपने लगा दिया। ठीक है, दूसरा आप सिलेक्शन में क्या लेके आते हैं, डिजिटल पॉइंट लगाते हैं। तो जो डिजिटल पॉइंट का इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है बनिस्बत लोकल पॉइंट्स के। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल इसमें यह कि एल्बो के डिजिटल पॉइंट भी होते हैं, नी के कुछ डिजिटल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसी के साथ नी और जो आपका एल्बो है इसी के रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ या कोई मसला हो, डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं कि इन्हीं दो के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। अब जो मोस्टली डिजिटल पॉइंट यूज़ किए जाते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इनफ्रिक्वेंटली क्लिनिकल केस में वो 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। उनमें 3 तो अपर लिम्ब में पाए जाते हैं और 3 उनमें लोअर लिम्ब में पाए जाते हैं। 3 अपर बॉडी में होते हैं और 3 लोअर बॉडी में मौजूद होते हैं। जो अपर बॉडी में उनमें एक लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट होता है, एक लंग्स का पॉइंट होता है और एक होता है पेरिकार्डियम का पॉइंट। ठीक है, तो अब जो लार्ज इंटेस्टाइन का है वो तो होता है LI4, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पे होता है लंग्स का 7 नंबर पॉइंट और तीसरा होता है पेरिकार्डियम का 6 नंबर पॉइंट। अब ये कहाँ या इसके क्या मतलब फंक्शन होते हैं, ये किस तरह मतलब अपने फंक्शन या इनका इफेक्ट क्या होता है। अब जब आप लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट लगाते हैं, अपर लिम्ब ये बाजू पे लगता है, ठीक है, लेकिन इसका डिजिटल इफेक्ट हमें फेस पे मिलता है। ठीक है, पॉइंट हम कहीं लगा रहे हैं लेकिन इसका इफेक्ट हमें डिजिटल मिल रहा है अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, तो वो फेस पे मिलता है। ये स्पाइनल सेंस ऑर्गन होते हैं, हेड के हो गए, नेक के हो गए, तो इनको ये स्टिमुलेट कर देती है। इसी तरह अगर बैक ऑफ हेड का कोई मसला हो, नेक का मसला हो, या जो चेस्ट होती है बैक उस पर कोई मसला हो, या लंग्स का मसला हो, तब हम लंग्स का 7 नंबर पॉइंट चूज करते हैं। ये भी हमारे हैंड पे मौजूद होता है चैनल।
ये इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आने वाला है वहाँ पे आपको सबसे पहले चैनल दिखाऊंगा, चैनल का व्यू दिखाऊंगा कि ये चैनल होते हैं इस सीक्वेंस के साथ ये कहाँ कहाँ रन करते हैं, फिर आपको और इजीली समझ आ जाएगी ये। फिर 3 होते हैं लोअर लिम्ब के पॉइंट, उनमें स्टमक का पॉइंट होता है, उनमें यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट होता है और उनमें स्प्लीन का पॉइंट होता है। जो स्टमक का पॉइंट है वो 36 होता है, लेग पे मौजूद है। यूरिनरी ब्लैडर का बैक पे मौजूद होता है और स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट है SP6, और ये कहाँ पे मौजूद होता है आपकी, ये भी लेग पे मौजूद होता है पॉइंट। अब इनके इफेक्ट क्या है वो देखें कि जो हम फॉर एग्जांपल हम स्टमक का 6 नंबर पॉइंट लगा रहे 36 लगा रहे हैं, तो ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन है ना एब्डोमिन में मौजूद, उन पे इफेक्ट रखता है, ठीक है। और इवन के हम शाटिका के केस में या बाकी भी बहुत सारी चीज़ें डिसऑर्डर्स होती हैं, उनमें प्रेफर यही करते हैं कि पहले यही लगाएं, या ST36 या ST38। फिर लोअर बैक पेन में यूज़ होता है UB जो 40 पॉइंट होता है, SP6 है। तो ये तमाम पॉइंट। 4th नंबर पे ये आता है कि कुछ हम नीडल्स लगाते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लेने के लिए और साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेने के लिए, ठीक है। ये दोनों होते हैं इसके। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एनाल्जेसिया का पॉइंट लगाते हैं, सिडेशन के लिए लगाने हो तब लगाते हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखना हो तब लगाते हैं पॉइंट, या इम्यूनिटी जो आपका इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है उसको अगर आपने इम्प्रूव करना है तो वो भी पॉइंट हम लगा देते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी इसका होता है। फिर इसमें मोटर इफेक्ट भी होते हैं कुछ, ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि इसकी डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट आपने लगाना है, तो आपने नोट कर लेना है अगर आप पेंसिल हो, बाकी नोट्स भी शेयर हो जाएंगे। जो एनाल्जेसिया में हम 4 कॉमन पॉइंट लगाते हैं, हम जो एनाल्जेसिक इफेक्ट अगर लेना हो तो 2 मोस्ट कॉमन होते हैं। एक तो लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट, एक होता है स्टमक का 43 नंबर पॉइंट, और स्टमक का ये होता है 44 नंबर पॉइंट। ये 4 पॉइंट होते हैं जो एनाल्जेसिया में हम लगाते हैं पेन को रिलीफ करने के लिए, ठीक है। और इवन कि ये सर्जरी में भी लगाए जाते हैं, जब ये सर्जरी करते हैं किसी भी ऑपरेट करते हैं तब भी एनाल्जेसिक इफेक्ट लेने के लिए लगाते हैं। TMJ का केस हो या फैंटोम लिंक पेन हो, ठीक है, ये जितने भी आते हैं ये मोस्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज में चले जाते हैं, वो वाले पेन होते हैं। तो हर्पीज जोस्टर का हो गया, तो इनका अगर आप पेन मैनेज करना है या एब्डोमिनल पेन है, इवन कोई भी पेन है, एनाल्जेसिया में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होते हैं, ज़्यादा इफेक्ट रखते हैं, वो ये पॉइंट है। सेकंड हमारे पास आ जाता है कि सेकंड लास्ट जो है वो आती है सिडेशन के बारे में, कि सिडेशन में आपने कौन से पॉइंट लगाने हैं। सिडेट लाना है यानी कि एंजाइटी का केस है, ठीक है, उसको आपने रिलीफ देना है, सिडेशन में लाना है। तो उनमें डू बेजल का 20 नंबर पॉइंट होता है, और हार्ट का 7 नंबर पॉइंट, और यूरिनरी ब्लैडर का 62 नंबर पॉइंट। ये 3 पॉइंट होते हैं मोस्टली जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। डायज़ेपाम पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं एंजाइटी वगैरह में, डायज़ेपाम कौन सा पॉइंट है, ये जो डू वेजल का 20 नंबर पॉइंट होता है, ये हेड पे लगता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है और सिडेशन में इफेक्टिव है। जब आप करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में या जब आप पेशेंटों को करते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि कितना ये अहम है, और ये डेंजरस पॉइंट भी माना जाता है। सेकेंड वन, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए भी आप लगाते हैं। होम्योस्टेसिस को जो बेस्ट क्लिनिकली अगर आप प्रैक्टिस में देखें तो 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। उनमें लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट, स्टमक का 36 नंबर पॉइंट, और स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट। ये होते हैं आपके कॉमन एनाल्जेसिया का पॉइंट। इसी तरह इम्यूनिटी को आपने इम्यूनिटी मैकेनिज्म को बूस्ट करना है या उसको इनहांस करना है, इम्प्रूव लानी है, तो उनमें डू वेजल का 14 नंबर पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट, और स्टमक का 36 और स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट। ये 4 पॉइंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी में इफेक्टिव होते हैं। फिर मोस्ट कॉमन 5th नंबर पे जो सिलेक्शन आती है या प्रिंसिपल आता है वो होते हैं आशी पॉइंट्स। अब बॉडी के ऊपर टेंडर पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। पहले टेंडर पॉइंट बनते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ ट्रिगर पॉइंट के तौर पे। ट्रिगर पॉइंट और टेंडर पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक है, डिजीज के दौरान, और इनको आशी पॉइंट्स भी कहा जाता है चाइनीज के अंदर। आशी पॉइंट्स में ये होता है कि वो वाला एरिया जो होता है वो टेंडर हो जाता है, जिस ऑर्गन के रिलेटेड मसला होगा, डिजीज होगा, कोई डिजेनरेटिव की कंडीशन चल रही होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला हो, कोई जॉइंट्स का मसला हो, तो आशी पॉइंट्स लगाते हैं हम, ठीक है। तो आशी पॉइंट्स में आपने पहले पाल्पेशन की, पाल्पेशन करने पे आपको टेंडर पॉइंट मिले, ट्रिगर पॉइंट मिले, तो उनको आपने रिलीज करना। और यही कुछ मतलब कि ये है कि
कुछ डिजीजेज होती हैं, जिस तरह ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, उसके अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, ग्रुप होता है इनका, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि लोकलाइज्ड पेन हो, ट्रिगर पेन हो, तो उसमें स्पार्क देते हैं। जैसे ही आप लगाएंगे या टच करेंगे तो पेशेंट को पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, आपने इसको देखना है। अब जो ड्राई नीडलिंग होती है वो जस्ट ये चीज़ें नहीं देखती, ये वाले पॉइंट की सिलेक्शन नहीं होती उनके अंदर, ठीक है। वो सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, वहीं पे लगाएं और ख़त्म, ठीक है। और वो होती भी सिर्फ जस्ट मसल बेस ही है, रिलैक्सेशन के लिए, उसके पीछे कोई साइंस नहीं है इतनी, वो जस्ट एक फिलोसफी है, ये एक टेक्निक है। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि टेंडर पॉइंट जब आपने देख लिए, ठीक है, उनको डायग्नोज कर लिया, तो जो इंटरनल ऑर्गन होता है ना, जिसके साथ लिंक होता है आउटर सरफेस का, वहाँ पे मैंने बताया कि इंटरनल डिजीज अभी स्टार्ट हुई नहीं है, उसकी साइन एंड सिम्टम हमें पहले पॉइंट्स या चैनल पे मिल जाती हैं। और ऐसे पॉइंट्स भी बॉडी पे मौजूद हैं जो डिजीज स्टार्ट होने से पहले हमें अलार्मिंग साइन दे देती हैं, इसीलिए इनको 6 नंबर का ये पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, उनको अलार्मिंग पॉइंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। और अलार्मिंग पॉइंट में ये कि जैसे डिजीज शुरू होगी तो वो ऑर्गन या ऑर्गन के रिलेटेड जितने भी चैनल है या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं वो टेंडर होना शुरू हो जाते हैं। इसके थ्रू आप डायग्नोज भी कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, थेरापी। अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं बैक पे और कुछ पॉइंट होते हैं फ्रंट पे। चाइनीज में बैक वालों को मुंह बोला, सॉरी शू बोला जाता है, और फ्रंट पे जो मौजूद होते हैं उनको मुंह का नाम दिया जाता है। अब जितने भी आपके चैनल है वो रन करते हैं बैक पे, तो उन पॉइंट्स को आप शू पॉइंट्स का नाम देते हैं। जिस तरह हमने हुआ तो जियाजी का पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने कहा था कि एक क्लासिफिकेशन उसकी भी होती है, वो बैक पे मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही डिजीज स्टार्ट होगी तो हमें कुछ उनके जो सर्टन अलार्मिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस करने को मिल जाएंगे, या हमें पता चल जाएगा कि इस डिजीज में ये वाला टेंडर पॉइंट है और अब इसमें क्या हो जा रहा है कि डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ मुंह शू के पॉइंट्स की अगर हम डिस्कशन की बात करें कि कौन कौन से पॉइंट है, फॉर एग्जांपल लंग्स का पॉइंट होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है, ठीक है। जो फ्रंट वाला पॉइंट है लंग्स का 1 नंबर पॉइंट, इंटरनल ऑर्गन लंग्स के साथ कनेक्टेड है, और बैक पे इसी का जो पॉइंट शू का पॉइंट मौजूद है अलार्मिंग पॉइंट्स, उसको यूरिनरी ब्लैडर का 13 नंबर पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। मतलब अलार्मिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो इंटरनल ऑर्गन के साथ लिंक होता है पेरिकार्डियम है, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑर्गन है, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं अलार्मिंग, एक बैक पे होता है एक फ्रंट पे। जो फ्रंट पे मौजूद है उसको रेन वेजल का 17 नंबर पॉइंट कहते हैं, और जो बैक पे मौजूद है उसको यूरिनरी ब्लैडर का 14 नंबर पॉइंट कहते हैं। इसी तरह स्टमक का है, फॉर एग्जांपल स्टमक के भी 2 अलार्मिंग पॉइंट्स हैं, एक का रेन वेजल 12 नंबर पॉइंट है और बैक पे मौजूद होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर का 21 नंबर पॉइंट है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट किडनी का है, तो फ्रंट पे जो अलार्मिंग पॉइंट इसका मौजूद होगा वो है 25 नंबर पॉइंट, और जो बैक पे मौजूद होता है वो होता है यूरिनरी ब्लैडर का 23 नंबर पॉइंट। ये जितने भी हैं ये बैक शू मुंह के पॉइंट या जितने भी बैक शू के पॉइंट होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर का जो चैनल होता है वो बैक पे मौजूद होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन अगर आप अलार्मिंग पॉइंट की बात करें तो वो 4 हैं। वो एक लीवर का है, एक गाल ब्लैडर का है, और एक होता है वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होती है उस केस में। अब लीवर का जो है वो लीवर का 6 नंबर पॉइंट, लीवर का कोई इशू का सबसे पहले जो हमें आशी टेंडर पॉइंट मिलेंगे या अलार्मिंग पॉइंट मिलेंगे वो LIB लीवर का 6 नंबर पॉइंट में मिलेंगे, गाल ब्लैडर के 21 नंबर पॉइंट में मिलेंगे, और एक्सेप्शनल वेजल जो होती है उसका 35 नंबर पॉइंट। इसी तरह अगर वर्मिकुलर अपेंडिक्स का केस आता है उस केस में जो एक्सेप्शनल वेजल का 36 नंबर पॉइंट होता है वो इन्वॉल्व होता है, वो इसका कहलाता है। 7th नंबर में जो इसकी क्लासिफिकेशन आती है वो एक्यूपंक्चर की स्पेसिफिक 8 स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, 8 जिनको इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स का नाम दिया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक टिश्यूज के रिलेटेड जो डिजीज होती है ना, हर टिश्यू की अपनी अपनी, उसको क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी टिश्यूज, बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, इसी तरह वस्कुलर सिस्टम है या मस्कुलर है, टेंडन्स हैं, ठीक है, मैरो, हर एक का अपना अपना 8 जो होते हैं वो इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स होते हैं। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट को 2 मैं बता देता हूँ। एक रेस्पिरेटरी टिश्यू को होता है रेन वेजल का 17 नंबर पॉइंट, मसल या टेंडन पे जो लगाते हैं वो GB34 होता है। बाकी इंशाल्लाह स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कौन कौन से पॉइंट ये होते हैं।
8 नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 12 वो पॉइंट्स हैं टोटल मिला के, उनको जी क्लिफ्ट का पॉइंट कहा जाता है। और ये जितनी भी बॉडी के अंदर अक्यूट डिजीजेज होती हैं उनको ट्रीट करने में हम इस्तेमाल करते हैं, और प्रेफरेंस होती है कि ये वाले पॉइंट यूज किए जाए। उनमें 12 के 12 चैनल का हर एक का अपना अपना एक पॉइंट है। जिस तरह हमने 12 चैनल पढ़े थे, 12 आर्गन पढ़े थे ना, हर आर्गन के एक स्पेसिफिक है। लंग्स का 6 नंबर है, लार्ज इंटेस्टाइन का 7 नंबर है, इसी तरह स्टमक को अगर आप देख रहे हैं तो 36 नंबर 4 नंबर है, किडनी को देखें तो 5 नंबर है। तो ये जितने भी पॉइंट है, हर एक आर्गन का अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिनको आप जी क्लिफ्ट पॉइंट्स का नाम देते हैं, जो कि उस आर्गन के रिलेटेड अगर कोई अक्यूट डिजीज है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो प्रेफरेंस होगी या पहला प्रायोर टाइम आपका प्रेफरेंस वाला पॉइंट होगा वो यही होंगे। ठीक है। फिर कुछ ये होता है कि आप सिस्टमैटिक अगर आप देखें पॉइंट, सिस्टमैटिक है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, कफ है, फीवर है, इस तरह की, अगर आपने उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स लगाए जाते हैं स्पेसिफिक। तो उनमें फीवर का पॉइंट्स अगर मैं डिस्कस करूं तो डू वेजल के 14 नंबर पॉइंट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट। इसके साथ तीसरे नंबर पर लगाते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन का 4 नंबर पॉइंट। ठीक है। इसी तरह मोस्ट कॉमन इज द इंसोमनिया का केस है, अगर आपके पास आ जाता है इंसोमनिया के केस में आप डू वेजल का 20 नंबर पॉइंट लगा देते हैं। दूसरे नंबर पे इसका पॉइंट होता है स्टमक का 7 नंबर पॉइंट, और ठीक है, और एक्सेप्शनल वेजल के भी 9 और 6 नंबर पॉइंट होता है। ये आप लगाते हैं इंसोमनिया के केस में। ठीक है, ये सिम्टोमेटिक अगर लेना है। इसी तरह एक और मैं आपको बता देता हूँ डिजीज कॉन्स्टिपेशन का केस है, तो उसमें दोनों एक स्टमक का लगता है 36 और सेंजियो का एक पॉइंट हम यूज कर देते हैं जिसको आप 6 नंबर का पॉइंट कहते हैं। ठीक है। फिर ये बात है कि अगर बॉडी के एक साइड पे अगर डिजीज है, बाद वक्त तो ये करते हैं कि हम उस साइड पे तो अकुपंक्चर करते ही हैं, लेकिन उसी की अपोजिट साइड पे भी हम अकुपंक्चर करते हैं। बाद वक्त ये होता है कि जिस साइड का मसला होता है हम उसको छोड़ देते हैं, उसके अपोजिट साइड पे हम पॉइंट्स लगा रहे होते हैं अकुपंक्चर के। ठीक है, ये भी एक असूल होता है इसका। ठीक है। फिर ये होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इनर्वेशन की बेस पे देखते हैं, कि डर्माटोम को देखा जाता है, मायोटोम को देखा जाता है, नर्व के पाथवेज को देखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं जो कि नर्व के रिलेटेड मुख्तलिफ कंडीशंस फिर आ जाती हैं। ये फिर आपने, मैं इसकी समरी या सम अप करूं कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। पहली बात, आपने पेनफुल पॉइंट्स देखने। पेनफुल पॉइंट्स में दो आते हैं, आशी पॉइंट और अलार्मिंग पॉइंट। फिर सेकंड नंबर पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो, उसको देखा जाए। उसको हमने डिस्कस पहले कर लिए कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। फिर प्रेजेंटिंग आपके पास सिम्टम्स कौन कौन सी आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप लगाते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं रिससिटेशन वाले पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो भी आप लगाते हैं। कुछ लोकल पॉइंट होते हैं, कुछ डिजिटल पॉइंट होते हैं। फिर इसी तरह जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था बैक और फ्रंट के पॉइंट, जिन्हें मुंह शू के पॉइंट बोला जाता है, वो भी हम सिलेक्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। फिर जिस आर्गन का या जिस चैनल का मसला है आप उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। जी क्लिफ्ट के पॉइंट जो हमने अभी पढ़े हैं, इनको फर्स्ट एड पॉइंट्स का भी नाम दिया जाता है। जो फर्स्ट एड दी जाती है ना, इसका ये भी है। इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स आ जाते हैं इसी तरह। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि उनको ना ट्रेडिशनल मेडिसिन में या ट्रेडिशनल लॉज में उसके 4 होते हैं। एक को बोला जाता है मदर सन लॉ, एक को बोला जाता है हस्बैंड वाइफ लॉ, ठीक है, एक को बोला जाता है जो नॉन मिड नाइट लॉ होता है वो। अब मदर और सन का लॉ किस तरह होता है या इसका नाम क्यों दिया गया, इसी तरह जो हस्बैंड वाइफ का होता है, ये हस्बैंड वाइफ का इन्होंने इसलिए दिया ना नाम के, जिस तरह वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो कुछ एक्यूपंक्चर में ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी न किसी डिजीज में। इसी तरह मदर और सन का ये है कि मदर वाले वो पॉइंट्स होते हैं जो सीडेशन का प्रोसेस करवाते हैं या सीडेशन लाते हैं बॉडी के अंदर, ऐसे पॉइंट होते हैं। और सन वाले उसके उलट होते हैं, यानी कि अगर एनर्जी को आपने बढ़ाना है तो मदर वाले पॉइंट लगा दें, जिनको मदर वाले पॉइंट कहा जाता है। अगर वो कम करनी है तो सन वाले पॉइंट कहा जाता है, कि ये एक उनका लॉ है TCM में। ठीक है, तो ये जितने भी थे। फिर ऐसे भी आती हैं कि अगर ये एक एक्यूपंक्चर को हमने डिस्कस किया कि उसके चैनल्स के थ्रू, मेरिडियंस के थ्रू हम डिस्कस करते हैं, ये वाले पॉइंट मतलब हम लगा रहे होते हैं। ठीक है, फिर अब मैक्रो सिस्टम की अगर हम बात करें तो उनमें जो मोस्टली आता है उनमें एयर एक्यूपंक्चर भी आ जाता है, स्कैल्प एक्यूपंक्चर भी आता है, फेस का एक्यूपंक्चर भी आता है। ठीक है, ये मैक्रो लेवल पे होते हैं। फुट का एक्यूपंक्चर आ जाता है, जोन जोन से मतलब मैक्रो सिस्टम पे, वो भी आप लगाते हैं। फिर कुछ इसके मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं कि एक्यूपंक्चर को आप किसके थ्रू कंबाइन करके या इनके साथ
और कौन कौन सी थेरापीज जो होती हैं वो इसके कंबाइन करके आप लगा सकते हैं। वो टेंस भी होती हैं, ठीक है, जो कि ये ड्राई नीडलिंग में फिजियोथेरापिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी होती हैं। फिर इसमें ना नीडल्स भी मुख्तलिफ टाइप्स की आती हैं ना, फिलिफॉर्म नीडल हमने पढ़ी थी, इसमें बहुत सारी और भी नीडल आती हैं, वो भी आप यूज़ कर रही होती हैं। इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर भी आ गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर भी करते हैं। फिर माइक्रो मसाज के कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी इसमें लगाए जाते हैं। पेरियोस्टियल मतलब पंक्चर के पॉइंट होते हैं वो लगाए जाते हैं। ओवरऑल इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मोस्ट या क्लिनिकल हवाले से वो देखा जाता है, मैंने बताया कि पहले आपकी प्रेफरेंस डिजिटल और लोकल पॉइंट्स होने चाहिए, उनको देखते हुए फिर जितनी भी क्लासिफिकेशन हमने मेन जनरल पढ़ी है वो आपने देखनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग इसको लगाना होता है। अब दूसरी बात, कुछ एक्यूपंक्चर के, ये तो अभी हमने पढ़े हैं कि सिलेक्शन के पॉइंट थे। अब लास्ट वन हमारे पास एक टॉपिक छोटा सा है, वो ये कि एक्यूपंक्चर थेरापी करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको मद्देनजर रखा जाता है। पहली बात कि एक्यूरेट डायग्नोसिस होनी चाहिए। एक्यूरेट डायग्नोसिस जो भी मेथड अवेलेबल हो उनके थ्रू आप पहले क्या करें कि डिजीज को डायग्नोज करें, फिर आप पॉइंट की सिलेक्शन करें, फिर वो वाले पॉइंट सेलेक्ट करें जो कि इफेक्टिव हो ज़्यादा, और एग्जैक्ट पॉइंट या एक्यूरेट पोजीशन क्या करें कि आप सेलेक्ट करें। और इसके लिए एक्यूरेट जो पोजीशन होती है वो एनाटोमिकली ही आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर एसेप्टिक पोजीशन रखें, यानी कि उस चीज़ प्रोसीजर करें कि जहाँ पे आप पॉइंट लगा रहे हैं अल्कोहलिक स्वैब के साथ या स्पिरिट के साथ आप उसको सफाई कर लें, ठीक है। डेंजरस पॉइंट को बड़ी केयरफुली लगाना चाहिए, मतलब जो बिगिनर होते हैं वो नहीं लगाते, पहले जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर आप लगा सकते हैं। फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि ड्रग थेरापी है या वो स्टीरॉयड ले रहा है पहले ऑलरेडी पेशेंट, तो उसको बंद करवा देने होते हैं, स्टीरॉयड नहीं लगवाने होते, बंद करवा दें उसके दौरान, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फिर मेथड आ जाते हैं कि आपने कौन कौन से, बाज़ औक़ात तो ये होता है कि आजकल मेडिसिनल एक्यूपंक्चर भी आया हुआ है कि उसके अंदर आप लगा देते हैं, मेडिसिन फिल करते हैं और उसके थ्रू वो काम हो जाता है, या मेडिसिन आप डाल देते हैं तो इंटरनल बॉडी के अंदर चली जाती है। और ये अब अगर हम इसकी बात करें कि पेशेंट आपका जब आए तो कंफर्टेबल होना चाहिए, और आपको भी एक्यूपंक्चर के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनके एनाटॉमी के लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग आपको उसकी पता होनी चाहिए कि मैंने इसको कैसे लगाना है और कौन सी पोजीशन में लगाना है, कितना इसकी डेप्थ में लेके जाना है। इसका जो ओवरऑल आइडियल एक समझ लें टाइम पीरियड होता है वो 30 मिनट्स का होता है, बाद औक़ात 1 घंटे तक भी चली जाती है, क्रोनिक डिजीज़ हो तो 45 का भी होता है, और इससे कम भी होता है 15 मिनट्स का, वो एज और डिजीज़ वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। रिलैक्स होने चाहिए पहले पेशेंट। फिर आप इसमें स्टिमुलेशन भी दे रहे होते हैं, मैनुअल स्टिमुलेशन दें या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दें, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नीडल को घुमा के दे दें, ठीक है। इसके अलावा थ्रिलिंग के मेथड के थ्रू दे दें। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये इसी एक्यूपंक्चर में आ जाती हैं, उसकी ऐसे समझ लें कि स्टिमुलेशन के प्रोसेस करने में। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब इसमें से आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।